कहानी कुर्सी की जारी है, बात बिहार की होगी। बिहार में आज जबरदस्त हलचल है। पटना में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आज पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तस्वीरें आपके सामने। कानून व्यवस्था को लेकर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से विधानसभा मार्च निकाला जा रहा था और प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में आज विपक्ष पर नीतीश कुमार का गुस्सा फूट पड़ा। मुद्दा था आरक्षण का। आरक्षण के मुद्दे पर महागठबंधन के नेताओं ने नीतीश सरकार की घेराबंदी की, बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी विधायक नए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में विपक्ष के विधायकों पर भड़क गए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सारी पार्टियों को साथ लेकर मेरे पहल पर जातिगत गणना करवाई गई थी। आप लोग बैठकर इस पर चर्चा नहीं करते थे, ना ही आप इस पर सुनना चाहते हैं। इस दौरान नीतीश कुमार आरजेडी महिला विधायक रेखा पासवान पर भड़क गए। ट्विस्ट यहां से है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के बाद हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया था, इसलिए आज वो इतना बोल पा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। साथ ही 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए भी आग्रह किया गया है। आप सुनिए पहले नीतीश कुमार को उन्होंने क्या कहा। आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कब कुछ चाहते हैं। लेकिन अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आराम से आप सुनिए ना। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया और जब आप लोगों के साथ थे ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो हैं ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया। आपने नीतीश कुमार को सुना। हर्षवर्धन जी, नीतीश कुमार की इस बात करने की शैली में मुझे ऐसा क्यों सुनाई दे रहा था कि खीज है, एक इरिटेशन है। ये इसमें कोई दो राय नहीं। जिस विषय पर वो बात कर रहे थे उसे उठाने वाले नीतीश कुमार, वो ये कह रहे थे कि आप लोग तो चर्चा भी करने के लिए तैयार नहीं थे और महिलाओं की स्थिति बिहार में क्या थी और नीतीश कुमार की सरकार बना देने के बाद फिर क्या रही, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन खींच में ही सही, क्या इस तरीके का बयान देना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। आज का मैं ध्यान से सुन रहा था तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि उसकी हम लोग टीवी पर चर्चा करें या कोई आलोचना हो। नीतीश कुमार के बोलने का अंदाज यही है। नीतीश कुमार इसी तरह से विधानसभा में पहले भी बात करते रहे हैं और चूंकि वो जो चीज जिसको उन्होंने किया, और ये तो हर कोई जानता है ना, बिहार में महिला क्या सामान्य पुरुष के लिए राजनीति करना और सदन में आना कितना कठिन था। तो 2005 के बाद नीतीश कुमार की जो सरकार है उसको इसका श्रेय देना चाहिए और इसमें कोई भी ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं था कि जिसको हम कहें कि कुछ नीतीश कुमार कुछ गलत बोल गए हो। जहां तक रही खींच की बात, तो जो जाहिर है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है और नहीं कह पा रहा है, सामने से शोर हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, तो उसका असर होगा। लेकिन इसमें मुझे जरा सा भी कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि नीतीश कुमार के पक्ष में कोई ऐसी गड़बड़। और मैं एक बात बहुत मतलब इसको हमेशा के लिए कह रहा हूं, सदन में किसी भी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ये जो बन गया है ना कि हर बात पर सिर्फ हल्ला हंगामा बोलने नहीं देना,
टीवी की बहस को भी ये लोग पीछे छोड़ दे रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप तैयारी करके नहीं आते हैं तो टीवी में सामने वाले को बोलने न दीजिए। अब हम लोगों को तो दिक्कत नहीं है, इंतजार कर लेते हैं विजय जी हमारे बात बोलेंगे तो हम लोगों को नहीं लड़ना है। लेकिन आमतौर पे जो हो जाता है ना कि आप सामने वाले को बोल नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसकी बात चली जाएगी तो शायद वो सही साबित हो जाएगा, शायद उसके तर्क तथ्य आपसे मजबूत है, इसलिए आप बीच में कूदते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें नीतीश जी कहीं कोई गड़बड़ है या उनका कोई पक्ष कुछ गलत दिख रहा है मुझे। आप विजय जी सहमत हैं इस बात से? सहमत हूँ। और नीतीश जी ने दोनों काम किए हैं, महिलाओं को राजनीति में लाने का भी बड़ा काम उन्होंने किया। दूसरा, जातिगत जनगणना को लेकर तो बहुत साफ है कि उन्होंने ही सारा काम किया था और उस समय भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी जी थे, तो उनको साथ लेकर और पार्टी की तमाम जो सारी पार्टियां थी उनको लेकर वो प्रधानमंत्री जी से मिले थे। अब वो दबाव बन रहा है और वो सरकार समर्थन के साथ केंद्र में है, तो ये दबाव बन रहा होगा कि भाई आप केंद्र सरकार पर किस तरह से दबाव बनाएं, उसका जवाब शायद उनके पास नहीं हो, उसकी भी वो एक नाराजगी हो सकती है। और एक बहुत सीनियर लीडर हो गए, उम्र भी हो गई है, तो उस सब को ध्यान में रखकर आप ये करें। अच्छा हुआ कि आज तो हर्ष जी ने एक बहुत लंबी समय से वो मांग करते रहे, उसकी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन नीतीश जी जो है, मेरे ख्याल से उनको इस पर कोई आलोचना करने वाली कोई बात नहीं है, वो काम कर रहे हैं। जातिगत जनगणना पर तो जातिगत जनगणना जो है ये नीतीश कुमार के लिए ये विषय उठाना अब सरकार में रहते हुए थोड़ा मुश्किल हो गया है, थोड़ा सा परेशानी लग रही है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए एक परेशानी है, जिस हिसाब से हाईकोर्ट का भी निर्णय है। देखिए, नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए बहुत किया है। बेटियों के लिए साइकिल नीतीश कुमार ने बांटी। शराबबंदी बिहार के अंदर से राज्य में लागू करना है, नीतीश कुमार के बस की बात थी कि महिलाओं के लिए उन्होंने शराबबंदी लागू की और उसने महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से लगातार चलता रहा और जिस तरीके से वो जब तेजस्वी सरकार में चले गए, जिस तरीके जीतन राम मांझी और बीजेपी लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर कहते रहे। जीतन राम मांझी तो हर बार कहते रहे कि नीतीश को कुछ खाने में दिया जा रहा है, खाने में दिया जा रहा है, और एक दो बार नीतीश कुमार ने ऐसे बयान भी दिए और इस तरह का व्यवहार भी सदन में किया कि ये माना गया कि नीतीश कुमार के ऊपर कोई स्वास्थ्य की समस्या या कोई उनके संग समस्या हो गई है स्वास्थ्य को लेकर, जिसके कारण वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। मुझे लग रहा है लगातार उनके बारे में इस तरह का जिक्र किया गया, तो हम नीतीश कुमार गंभीरता से भी कोई बात कहते हैं या हंसी मजाक में भी कोई बात कहते हैं तो ये एक इसकी छवि बन जाती है, जिस तरह के व्यक्ति की छवि बन जाती है कि कुछ कहा इन्होंने तो जरूर कुछ उस तरीके से कहा होगा। तो मुझे लगता है आज जो उन्होंने कहा उसमें किसी भी तरह का नीतीश का मतलब बैलेंस बराबर था। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य गड़बड़े या कुछ है वो नहीं। लेकिन सर मेरा मत थोड़ा सा इसमें अलग है। माना कि किसी ने आपको बोलने का अधिकार दिलवाया हो, बोलने का अधिकार तो हमेशा से हर व्यक्ति का है, लेकिन क्या वो इस तरीके से टिप्पणी कर सकते हैं? एक महिला विधायक को वो ये कह दें कि बोल पा रही थी, हमने बोलने का मौका दिया, हमने ऐसा माहौल दिया। मतलब वो जनरल बात वो कर रहे हैं कि भाई महिलाओं में हमारा क्या योगदान है, उसका वो जिक्र कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के लिए क्या था कि आपको तो मुख्यमंत्री मैंने बनवाया था। जीतन राम मांझी के लिए ये जो मैंने ये किया, मैंने विधानसभा की कार्रवाई देश के लोगों को नियमित देखनी चाहिए। तब ऐसे ही बात होती, वहां बात करने का अंदाज हर जगह का जो देशज अंदाज होता है, भदेश अंदाज होता है, वो अलग होता है। नीतीश जी और कोई न तो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, न कोई ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आज जो बोल पा रहे हो हम ही नहीं किया ना, उसका मतलब तो वो अपनी कामों को कह रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए काम किया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रेखा जी के लिए महिला के ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं। रेखा जी के लिए कह रहे हो, ऐसा नहीं लगता। अवधेश, देखिए इस समय बिहार में आरजेडी की एक नीति है कि किसी तरह जो आरक्षण हुआ है, जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ है, उसका सेहरा हम ले कि हमारे साथ थे, बीजेपी इनके साथ नहीं थी और बिहार में जगह जगह यही कहा जा रहा है, फिर हमने ही रोजगार दिया है। तो वो लगातार पूरा श्रेय लेने की कोशिश आरजेडी की है और वही विधानसभा में भी हो रहा था। तब उन्होंने ये कहा है कि भैया आप लोग सुन नहीं रहे हो, अब महिला हो, ये बात सही है कि 33% आरक्षण जो है स्थानीय निकाय में नीतीश कुमार ने ही बिहार में दिया है और उनकी जो दूसरी 2010 की जो विजय थी उसमें महिला वोटरों का सबसे ज़्यादा योगदान था, या 2009 में यूपीए की वहाँ विजय नहीं हुई और एनडीए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेके आ गई थी। उसका कारण भी यही था क्योंकि उस समय आरजेडी 4 सीट तक सीमित हो गई थी, तो उसमें महिलाओं के वोट का योगदान था। लेकिन ये भी वो सही बोल रहे हैं कि हाँ तुम महिला हो ना, जानकारी रखती हो, हम ही ने कारण तो आगे बढ़े हैं। तो ये वहाँ स्थानीय भाषा है, लेकिन ये बात सही है कि नीतीश जी अपना टेम्पर आजकल जल्दी लूज करते हैं। इसमें कहीं मैं एक जानकारी दर्शकों के लिए भी दे दूं सर, आपके लिए कि आपकी जो आपत्ति है ना वो भी ठीक है कि नहीं सर, देखिए मैं क्या कह रही हूँ, मैं महिला होने के नाते भी इस टोन को देखिए मैं कोई पर्सनली नहीं लेके जा रही हूँ, लेकिन जो रेखा भी कह रही है, जो विधायक है, उनका रिएक्शन जो आया है, रेखा देवी ये कह रही है कि महिलाओं से कैसे बात करनी चाहिए
नीतीश कुमार भूल गए हैं। नहीं, वो पहले भी ये भी ठीक है, महिलाओं के बारे में रिएक्शन भी उन्होंने ठीक है। क्या टिप्पणी की थी बच्चे पैदा को लेकर के, वो हम लोगों ने हाँ। सुना था। जिसकी बात करें जीतन राज मांझी को, तो तुम ताम पर उतर गए थे। बैठो, हम ही ने तुमको मुख्यमंत्री बनाया था ना, इसको कुछ नहीं आता था, हमने बना दिया, आज ये नेता बन गया। ये भाषा उन्होंने गुस्से में कहा था। लेकिन उस जो नीतीश कुमार का जो बैलेंस मानसिक बिगड़ा है, वो आरजेडी के साथ जाने से बिगड़ा है। क्योंकि आरजेडी में जाने के बाद नीतीश कुमार भले लोकतांत्रिक है, लेकिन व्यवहार में उस ढंग से लोकतांत्रिक नहीं है। उनकी बात में कोई न कह दे तो वो चिड़चिड़ा जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। अब वहां क्या था कि ये चाहते कुछ थे, सरकार में होने कुछ लगा था। अफसर को आदेश कुछ कहते थे, अफसर आदेश वहां से ले लेता था। अब बिल्कुल मानसिक रूप से परेशान हो गए थे, और उस परेशानी के कारण इन तनाव और दबाव में आ गए, जिससे अभी नहीं निकले। इनके स्वास्थ्य पर असर पड़ गया था। यहां तक कि प्रधानमंत्री के लोकसभा के चुनाव के पूर्व जो पटना में रोड शो था, उसमें बहुत सारी टिप्पणियां आई कि उनका चेहरा ऐसा क्यों है। कई बार वो हाथ से लेते थे और वो जो कमल का फूल जो है बाएं दाएं हो जा रहा था, तो उनके स्वास्थ्य पर उसके कारण असर पड़ा है। लेकिन यह बात सही है कि इस समय नीतीश कुमार एक संपूर्ण स्वस्थ और संपूर्ण संतुलित व्यक्तित्व के रूप में नहीं है। ये विधानसभा में भी दिखता है, उनके बाहर के व्यवहार में दिखता है, चाहे वो पैर छूने वाला व्यवहार हो, रिएक्शन में व्यवहार हो। और ये बिहार के लोगों के लिए भी ये विचारणीय विषय है कि या तो नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य में सुधार की व्यवस्था हो, या फिर ये क्या संतुलित स्वास्थ्य में असंतुलित और मानसिक रूप से भी थोड़ी प्रॉब्लम में चल रहे व्यक्ति को नेतृत्व के स्तर पर कितने दिन बनाए रखना है। ये बिहार के पॉलिटिकल पार्टियों के भी और बिहार के एक्टिविस्टों को। देखिए दोनों बातें जिक्र कर दो नीतीश कुमार का। रूपोली अभी विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। बीमा भारती वहां आरजेडी से चुनाव लड़ रही थी, जो पहले नीतीश कुमार से विधायक थी। नीतीश कुमार ने उसके लिए क्या जिक्र किया था, हालांकि उसको बहुत ज्यादा चर्चा नहीं मिली। चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार ने बोल दिया था कि बीमा भारती को बनाने वाले कौन है, मैंने बनाया बीमा भारती को, मैंने इसे बनाया और हमें छोड़ के भाग गई है। मैंने जातिगत जनगणना की बात की, मैंने बिहार का विकास किया, मैंने जंगल राज खत्म किया, मैंने जो किया है, अगर वो कहेंगे तो बताएंगे ना। अरे सर, अब महिला को बोलने का अधिकार मिला, ये मैंने अधिकार दिया। अरे ये टू मच ऑफ मैं है ना सर। ठीक बात है, टू मच मैं है, लेकिन अगर उस मैं का वो हिस्सा रहे उनकी राजनीति, उनके लेकिन अब तो नीतीश कुमार ये भी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार मैंने बनाई है, ये केंद्र सरकार मेरे कारण चल रही है। तो ये भी कह सकते हैं। उसके दो मूल कारण हैं। एक तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में भी, और ज्यादातर बीजेपी भी शुरू में वही चलाते थे, किसी सीनियर आदमी को रहने नहीं दिया है। और जो अपने हिसाब से यस मैन टाइप के, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कास्ट इक्वेशन में भी वही वहां नेता और विधायक बनेगा जो इनके लिए या सुशील मोदी जी के लिए भी यस होता था। तो इसलिए तुम ताम करने का, डांटने की वहां ये स्थिति बन गई है। कोई सीनियर है ही नहीं वहां पॉलिटिक्स में। अब तो वो स्थिति है, कमजोर लोगों को विधायक बना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो ज्यादातर क्षमता से परे लोग हैं। तो ये आज का नहीं होगा, अंदर भी आप बैठक में जाएंगे ना, जनता दल यू के बैठक में जाए, कहीं जाएंगे तो इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होता है कि अरे इसको कुछ आता था, इसको तो उठा के बनाया। नहीं सर, मुझे इसी सोच पर आपत्ति है कि महिला बोल रही है, आपको आपत्ति है, तो आप वो क्या बोल रही है उस पर आपत्ति आप जाहिर करें, क्योंकि महिला बोल रही है इसलिए आपत्ति है। ठीक है, मैं लेकिन महिलाओं को इस बजट में क्या मिला, मैं उस विषय पर आ जाती हूँ। पत्रकारों को बात चुप हो जाओ ऐसे करके डांट देते थे पत्रकार। लेकिन मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकती ना। अब ये अंदाज कुछ लोग का, आपका मैंने देखा कि आपका ऑब्जेक्शन देखिए, किसी का अवधेश जी का जो मैसेज है, क्या वो बीजेपी लीडरशिप के लिए है? नहीं, बिल्कुल भी बीजेपी। देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का एक आदमी नहीं चाहता था। आप भी जो है तुरंत बॉल पर बैटिंग करने लग गए। आइए ना सर, महिलाओं को इतनी महिलाओं की चर्चा हो रही है कि महिलाओं को इस बजट में क्या मिला, जल्दी से हम इस पर भी चर्चा करने। देखिए 2:44 का वक्त हो चुका है। समीर जी, महिलाओं की हम बात कर रहे हैं। इस बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को जो एलोकेशन किया गया है, 26,092 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। अब फिर चाहे उन महिलाओं के आंगनबाड़ी की हम बात कर ले, उनके कौशल के विकास की बात कर ले, तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया है, लेकिन अभी भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। देखिए, विपक्ष तो किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होगा। विपक्ष का उन्हें काम ग्लास आधा है, खाली दिखाई देगा। देखिएगा, विपक्ष का काम है। अगर विपक्ष कह देगा कि ये बजट बहुत अच्छा है, देश के विकास का बजट आया है, तो विपक्ष राजनीति कैसे करेगा? जब अटल बिहारी वाजपेयी का बजट आता था तब भी विपक्ष कहता था, जब मनमोहन सिंह का बजट आता तब भी भारतीय जनता पार्टी कहती थी। विपक्ष का काम है कि इस बजट में क्या कमियां है, क्या छूट गया है, उसका सरकार को याद दिलाए और ये बताने की कोशिश करे कि सरकार सबका ध्यान नहीं रख रही है। जहां तक मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर आप देखोगे तो महिलाओं के लिए और
के लिए 3 लाख करोड़ का प्रोविजन इस बजट के अंदर किया गया है और मुझे लग रहा है बहुत अच्छा प्रोविजन किया है। स्कूल की बेटियों के लिए लोन की जो व्यवस्था की है, वर्किंग क्लास महिलाओं के लिए जो हॉस्टल बनाने की है, वर्किंग क्लास महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय में अगर देखो तो उसमें अंदर अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। इस बार अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़ा दिया गया है और उसमें महिलाओं के लिए भी अलग से बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए, दूसरे स्किल डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर भी इस बार कल निर्मला सीतारमण ने इस बात का जिक्र किया है कि महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अलग से प्रावधान का भी प्लान चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के फोकस में रही है, युवा रहे हैं, मजदूर रहे हैं, आदिवासी रहे हैं, तो हर तबके को और आधी आबादी को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ध्यान देते रहे। ये प्रधानमंत्री मोदी है जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लेकर आए कि 33% महिलाओं को देंगे और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि जब तक महिलाएं मजबूत नहीं होगी देश मजबूत नहीं होगा। और 2047 विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बार बार फोकस है कि आधी आबादी जब तक मजबूत नहीं होगी देश विकसित और विकास नहीं कर सकता है। तो महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा, महिलाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा और केंद्र सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए कोशिश करते हैं। देखिए सरकार के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री महिला को बनाया है। आप देखिए अगर राष्ट्रपति की अगर आप बात करेंगे तो भी उन्होंने महिला को दिया। तो प्रधानमंत्री महिलाओं को हमेशा आगे लाने की कोशिश करते हैं और महिलाओं को बजट में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। मैं क्योंकि बहुत सारे विषय और थे, चूंकि बिहार की एक खबर आ गई तो उसमें चूक गए हैं। मैं बहुत संक्षेप में हर्षवर्धन जी, आदिवासियों के लिए या हम गरीब कल्याण की अगर बात करें, इन दो क्षेत्रों में सरकार का बजट कैसा है? देखिए मुझे लगता है कि सरकार को पता है कि अब जहां पर भारत पहुंच गया है वहां कोई भी हिस्सा अगर बहुत पीछे रह जाएगा तो मुश्किल होगी, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों या जिनको हम एकदम स्पेसिफिक कहते हैं कि जो आदिवासी इलाके हैं, जो देश में बहुत किनारे हैं, जहां तक सड़कें नहीं पहुंची हैं, जहां के लोग थोड़ा उनका रहने जो कहें कि रहन सहन है वो एकदम अलग है, उसको लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार काम करती रही। और मैं एक बार बार जिक्र करता हूं कि जो सिकल सेल एनीमिया है जो ज्यादातर ऐसे आदिवासी इलाकों के लोगों में पाया जाता है, उसको उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर ठीक करने की कोशिश की। अब उसमें बहुत हद तक कामयाबी भी ली। ये प्रधानमंत्री जो जनजातीय उन्नत ग्राम है, ये बहुत कमाल की योजना है और मैं ये मानता हूं कि चूंकि ये कहा जा रहा है कि 2025 तक देश में जो अर्बनाइजेशन है वो बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा। अब एक तरफ तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और एक तरफ आदिवासी गांव, तो ये देश ऐसे चल नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे जरूरी है, चाहे वो अनुसूचित जाति यानी दलित जिनको हम कहते हैं या फिर अनुसूचित जनजाति, मैं दोनों संवैधानिक भाषाएं शब्द का उपयोग कर रहा हूं, अनुसूचित जाति और जनजाति, उनके लिए बड़ी योजना है और ये बहुत जरूरी योजना है कि आप मुख्य धारा में लेके आते हैं। वरना कल को जो एक जिसको कहते हैं ना कि एनार्की का तंत्र खड़ा होता है वो ऐसी ही जगहों से खड़ा होता है। इसको मोदी बहुत अच्छे से समझते हैं।